गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो इट्स टाइम टू स्टार्ट द क्लास। आ जाइए भाई। राम राम सबको नमस्कार, सबको गुड इवनिंग। तो देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस ऑन फाइनाइट वर्ब्स की। जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं उन पर बेस्ड किस तरीके के हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको समझना है और कैसे हमें उनको सॉल्व करना है। शुभ संध्या, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग सबको, शुभ संध्या। ठीक है, आगे। सो देखिए कुछ क्वेश्चंस तो हमने कल डिस्कस कर लिए थे और बाकी उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है सम ऑफ द चिल्ड्रन आर स्टिल डैश एट द बस स्टैंड। इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है कोई भी इसका आंसर बता पाएगा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। हाँ, पहला क्वेश्चन है सम ऑफ द चिल्ड्रन आर स्टिल डैश द बस स्टैंड। सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, प्रसन्नता हुई आने से, अति प्रसन्नता हुई, हमें भी बड़ी अति प्रसन्नता हुई फिर तो इस बात से। गुड इवनिंग बच्चों। देखो आर वर्ब लिखी हुई है, हेल्पिंग वर्ब। कल हम एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, अगर तुम लोगों को याद रहा हो। हालांकि ये बताने वाली बात है नहीं क्योंकि आंसर सबको पता होगा, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी तो करनी ही होती है। ठीक है, जब भी हम बी की फॉर्म का यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, किसी का भी, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि वर्ब आप दो ही फॉर्म में लिख सकते हो, या तो आईएनजी फॉर्म में या फिर थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म में तब लिखोगे जब आपको पैसिव वर्ब की जरूरत हो, आईएनजी फॉर्म में तब लिखोगे जब आपको एक्टिव वर्ब की जरूरत हो। यही होता है। अब यहां पर इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने आर लिख रखा है तो ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, ये ऑप्शन खत्म। इन्हीं में से कोई एक आएगा, या तो आप पैसिव बनाओगे या फिर आप आईएनजी फॉर्म लिखोगे। सब्जेक्ट हमने लिखा है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो है वो डूअर है, चिल्ड्रन ही वेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो चिल्ड्रन डूअर है तो वर्ब एक्टिव आएगी, एक्टिव आएगी तो थर्ड फॉर्म ऑप्शन खत्म हो गया, आंसर हो गया वेटिंग। सो सिंपल। ठीक है, चलिए ये हो गया, इसका वेटिंग हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैन स्लाइड इनटू अ डिप्रेशन एंड बिकेम मॉर्बिडली फैसिनेटेड विद डेथ। अरे स्पेशल क्वेश्चन लिखेंगे ऐसे, चलो लिख देते हैं। स्पेशल क्वेश्चन है, आंसर बताएं एक बार। अभी भी प्रतीक्षा में है? किस प्रतीक्षा में है भाई? चलिए नेक्स्ट देखिए, द मैन स्टिल एडवर्ब होता है बच्चे, स्टिल एडवर्ब होता है। ठीक है, हाँ हमने लिखा द मैन स्लाइड इनटू अ डिप्रेशन एंड बिकेम मॉर्बिडली फैसिनेटेड विद डेथ। अब हमने कहा कि कोई पर्सन है वो डिप्रेशन में चला गया, मतलब स्लाइड इनटू द डिप्रेशन का मतलब डिप्रेशन में चला गया, और मतलब मॉर्बिडली फैसिनेटेड विद डेथ, और मतलब उसको मतलब फैसिनेशन हो गया डेथ से, मतलब मौत के बारे में। जैसे आदमी डिप्रेशन में होता है तो सोचता है कि ऊंची बिल्डिंग देखता है कि कहां पर है ऊंची बिल्डिंग जहां से कूदा जा सकता है, या ट्रेन की टाइमिंग पता करता है कि इस ट्रैक से जो ट्रेन जाते हैं उनकी टाइमिंग क्या है, मतलब इस तरीके के उसके दिमाग में इंस्टेंट ख्याल आते हैं। आंसर बताइए। द मैन स्लाइड इनटू अ डिप्रेशन एंड बिकेम मॉर्बिडली फैसिनेटेड विद डेथ। क्या है आंसर इसका? हाँ, कामचोरों के लिए उत्तम मार्ग आप हत्या। ठीक है, कामचोर नहीं, मतलब कोई जरूरी नहीं कामचोरी हो, कई बार आदमी मतलब नहीं उसको सही गाइडेंस मिलती, नहीं समझाने वाले लोग मिलते हैं तो वो ऐसे ही कर लेता है। ठीक है, देखिए इसका मैं आंसर बताता हूं। ये जो हमने स्लाइड लिखा है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी यहाँ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिख नहीं सकते। वजह क्या है? जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है, जो कि रेगुलर इवेंट्स को रेफर करता है। एक चीज, ठीक है, एक तो ये कोई रेगुलर इवेंट नहीं है, वन टाइम हैपनिंग है। वन टाइम हैपनिंग है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखनी चाहिए, पहली समस्या। दूसरी समस्या मैं आपको बताता हूं कि अगर हम मान लो मैन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे भी तो स्लाइड्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये जो स्लाइड्स, ये जो हमने स्लाइड लिखा है एक्चुअली वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, और वर्ब की सेकंड फॉर्म पता क्या होती है? स्लिड होती है, स्लिड। स्लाइड की सेकंड फॉर्म होती है स्लिड। चलिए यहां तक आ गए, नेक्स्ट पेज। अरे हिज पेरेंट्स डैश एवरीथिंग फॉर हिम दैट दे कुड।
देखिए अभी हम लोग जो फाइनाइट वर्ब के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनमें हम वर्ब की फॉर्म्स का यूज करना सीख रहे हैं कि अगर हमें वर्ब की फॉर्म्स यूज करनी हो तो वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, कौन सी वर्ब कहां पर यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे धीरे धीरे। अभी वर्ब फाइनाइट वर्ब क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर होता है, तो इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट में देखिए क्या है, हिज पेरेंट्स डैश एवरीथिंग फॉर हिम दैट दे कुड। रियली अब देखो डूइंग तो कम से कम लिख नहीं पाओगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आते। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दो वर्ब की ऐसी फॉर्म्स होती हैं जो बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं हो सकती। अगर आप किसी भी मेन वर्ब को आईएनजी फॉर्म में यूज करोगे, थर्ड फॉर्म में यूज करोगे, तो आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं हो सकती, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचे, एक बचा डिड और एक बचा डज, ठीक है। डज हम लिख नहीं सकते क्योंकि सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो डज ऑप्शन भी खत्म हो गया, आंसर हो गया डिड। ऐसा तो नहीं लग रहा कि ज्यादा आसान हो गया है, ज्यादा आसान क्वेश्चन हो गया। चलो थोड़े से मुश्किल पे आ जाते हैं। When she was become an advocate, there were only a few women practicing. बिल्कुल बच्चे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब मेन वर्ब अगर वो है तो नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, तब तो जरूरत नहीं पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब की। लेकिन अगर हम किसी मेन वर्ब को आईएनजी फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं यूज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा व्हेन शी वाज बिकम एन एडवोकेट देयर वर ओनली अ फ्यू विमेन प्रैक्टिसिंग। क्या होगा इसका आंसर, देखिए ये जो वॉज बिकम हमने लिखा है ना वर्ब, ये वर्ब पैसिव है, ठीक है। कोई भी वर्ब जब पैसिव होती है ना तो पता नहीं मैं बोल लूं तुम समझोगे या नहीं समझोगे, बट चलो बोलते तो हैं। किसी भी वर्ब की ना डिफॉल्ट वॉइस एक्टिव होती है, जो हमने बेसिक्स ऑफ वर्ब्स की एक क्विज डिस्कस की थी उसमें भी बात डिस्कस की गई थी। हाँ, तो उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी हम वर्ब को पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो पैसिव वॉइस जो होती है वो वर्ब की डिफॉल्ट वॉइस नहीं होती है, वर्ब की डिफॉल्ट वॉइस एक्टिव होती है। मतलब कोई भी वर्ब जो होती है ना ओरिजिनली, तो वो एक्टिव वॉइस में होती है। एक्टिव से हम उसको पैसिव बनाते हैं, मतलब पैसिव उसकी डिफॉल्ट वॉइस नहीं होती है, डिफॉल्ट वॉइस वर्ब की एक्टिव होती है हमेशा, उसको हम पैसिव बनाते हैं। तो एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है वर्ब को। किसी भी वर्ब को अगर हम एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, किसी भी वर्ब को अगर हम एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, ठीक है, तो वो ट्रांसिटिव होनी चाहिए, क्योंकि जो ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं उन्हीं का पैसिव बनाया जा सकता है, बिकॉज दे हैव गॉट ऑब्जेक्ट्स, उनके साथ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जब भी आप किसी वर्ब को पैसिव बनाओगे तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, सबसे पहला काम करना पड़ता है उस वर्ब के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। बिकम आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। अगर तुम लोगों को ध्यान रह गया हो तो हमने लिंकिंग वर्ब्स में बिकम को डिस्कस किया था। तो बिकम कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब सारी इंट्रांसिटिव होती हैं, ठीक है। इंट्रांसिटिव वर्ब्स के पैसिव नहीं बन सकते, इंट्रांसिटिव वर्ब्स के पैसिव नहीं बन सकते। तो अगर इंट्रांसिटिव वर्ब के पैसिव नहीं बन सकते तो जो हमने वॉज बिकम लिखा है बेटा, ये गलत है, इसको आप एक्टिव फॉर्म में यूज कीजिए, बिकेम। ठीक है, चलिए इसी बात को लेकर मैं आपको दो क्वेश्चन और समझा देता हूं छोटे छोटे। हमने लिखा एक सेंटेंस, दे हैव बीन gone through, they have been gone through many ups and downs। हमने कहा they have been gone through many ups and downs, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, the guests were arrived by बस। ये दो क्वेश्चंस देखो बच्चों, इनके एक बार आंसर होता हो। सारे बच्चे दो क्वेश्चन देखें, इनके आंसर होते हैं। हाँ जल्दी से, हरिओम।
दे हैव बीन गॉन थ्रू मैनी अप्स एंड डाउन्स एंड द गेस्ट वर अराइव्ड बाय बस। टू ए, मैंने तो एबीसीडी पार्ट नहीं लिखा बच्चे, मैंने तो एबीसीडी पार्ट भी नहीं लिखा। देखो ये हैव बीन गॉन वर्ब पैसिव है, वर अराइव्ड भी वर्ब पैसिव है, ये दोनों ही वर्ब्स जो है ना ये पैसिव है। अच्छा, कोई बच्चा ये बताएगा कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई वेदर द वर्ब इज पैसिव और नॉट। हम ये बात कैसे पता लगा लेते हैं कि कोई वर्ब पैसिव है या नहीं है, मतलब क्या तकनीक होती है जिससे हम ये पता लगा पाते हैं कि कोई वर्ब पैसिव है या नहीं है। हाउ डू वी आइडेंटिफाई, हम कैसे ये पता लगाते हैं कि कोई वर्ब एक्टिव है या पैसिव है। देखिए, अगर हम आइडेंटिफिकेशन की केवल बात करें कि ये पता कैसे चलता है कि कोई वर्ब एक्टिव है पैसिव है, तो देखो उसका सीधा सा आंसर ये है कि अगर कभी किसी वर्ब को बी के साथ में थर्ड फॉर्म में लिखा जाए, अगर कभी कोई वर्ब जो है उसको थर्ड फॉर्म में लिखा जाए बी की फॉर्म के साथ, बी की फॉर्म समझते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बिंग, ठीक है, तो वर्ब हमेशा पैसिव होती है, तो वर्ब हमेशा पैसिव ही होती है। हाँ, बी प्लस थर्ड फॉर्म, बिल्कुल बच्चे, अगर हम कभी किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म को बी के साथ में लिखें तो वर्ब हमेशा ही पैसिव होती है। अब यहां देखिए जो बीन गॉन लिखा है ये पैसिव है, वर अराइव लिखा है पैसिव है, ये वर्ब बी की फॉर्म है, अराइव थर्ड फॉर्म है, बीन बी की फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है, तो ये वर्ब पैसिव हो गई। अच्छा, अब आप में से कितने बच्चे बात जानते हैं नहीं जानते हुए एक अलग बात है, लेकिन आगे सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो वर्ब्स ऑफ मोशन, वर्ब्स ऑफ मोशन और वर्ब्स ऑफ पोजीशन होते हैं ये इंट्रांसिटिव होते हैं। सारे बच्चों को ध्यान रखना है, वर्ब्स ऑफ मोशन और वर्ब्स ऑफ पोजीशन जो होते हैं ना ये इंट्रांसिटिव होते हैं, इंट्रांसिटिव। मैं कुछ वर्ब्स यहां पे एग्जांपल में बता देता हूं, ध्यान रखना हमेशा। गो, कम, अराइव, वॉक, स्विम, फ्लाई, रन, सिट, स्टैंड, लाई, लिव, एटसेट्रा। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। मेन पॉइंट ये है कि जो वर्ब्स ऑफ मोशन और वर्ब्स ऑफ पोजीशन होती हैं ये इंट्रांसिटिव होती हैं। वर्ब्स ऑफ मोशन और वर्ब्स ऑफ पोजीशन जो होती हैं ये वर्ब्स इंट्रांसिटिव होती हैं, ध्यान रखना है। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए, इनका ध्यान रखो। गो, कम, अराइव, वॉक, स्विम, फ्लाई, रन, सिट, स्टैंड, लाई, लिव, एटसेट्रा। तो कोई भी ऐसी वर्ब जो किसी मोशन को, मूवमेंट को या किसी पोजीशन को रेफर करती है वो सारी वर्ब्स इंट्रांसिटिव होती हैं। अकर्मक, हाँ, इंट्रांसिटिव का मतलब होता है अकर्मक, ठीक है। तो अभी जो गो है ना ये वर्ब ऑफ मोशन है, अराइव भी वर्ब ऑफ मूवमेंट है, तो ऐसी वर्ब्स जो मोशन को या पोजीशन को रेफर करती है वो इंट्रांसिटिव होती हैं। और फिर हमने क्या कहा, इंट्रांसिटिव वर्ब्स डोंट हैव पैसिव फॉर्म। ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, जो वर्ब्स इंट्रांसिटिव होती हैं उनका पैसिव नहीं बनता। तो ये जो हमने पैसिव लिखा ना, हैव बीन गॉन, वर अराइव्ड, ये गलत है। आप इनको एक्टिव बनाना है। एक्टिव बनाने के लिए इसमें क्या करना है, वर हटा दीजिए, एक्टिव बन गया, सीधे अराइव्ड लिखिए। हैव बीन गॉन में बीन हटा दीजिए, एक्टिव बन गया, ये आंसर हो गया। दे हैव गॉन थ्रू मैनी अप्स एंड डाउन्स एंड द गेस्ट अराइव्ड बाय बस। गॉट द पॉइंट। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखना कि ऐसी वर्ब्स जो इंट्रांसिटिव हो उनके पैसिव नहीं बनते हैं। ठीक है, कैसे पता चलता कोई वर्ब ट्रांसिटिव है इंट्रांसिटिव है, ये हमने बेसिक्स में डिस्कस कर लिया था, ये हम बेसिक्स में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब ये एक छोटा सा पॉइंट यहां से भी क्लियर हो गया होगा, इसका ध्यान रखना। आ जाओ, तो ये जो हमने बिकम लिखा ना, बिकम लिंकिंग वर्ब है, सारी लिंकिंग वर्ब इंट्रांसिटिव होती हैं, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, और इंट्रांसिटिव वर्ब्स के पैसिव नहीं बनते, तो ये आंसर। नेक्स्ट पेज है, यू शुड डैश मोर केयरफुल देन यू वर। You should dash more careful than you were. अब देखो इसमें क्या है, अगर ये स्टेटमेंट केवल इतना हो, मतलब
अगर ये केवल, एक मिनट, ये ज्यादा लाइन खिंच गई लंबी। देखो अगर ये स्टेटमेंट केवल इतना हो, यू शुड डैश मोर केयरफुल, केवल इतना हो और बाकी इसमें कुछ ना हो, ठीक है, तो आप इसमें पता है क्या क्या यूज कर सकते हो। अगर ये केवल इतना ही हो, हैव बीन यूज कर सकते हो। बीन तो खैर नहीं यूज कर पाओगे क्योंकि शुड मॉडल है, मॉडल के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट आएगी नहीं, ठीक है। बी बीन भी नहीं लिख पाओगे क्योंकि बी इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, उसका पैसिव नहीं बनेगा। हैव लिख सकते हो, नहीं हैव भी नहीं लिख सकते, मतलब ऑप्शन ही एक आएगा, चाहे वो तुमने लिखा हो चाहे ना लिखा हो, मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो वो ऑप्शन आ ही एक सकता है, बाकी कोई आ ही नहीं सकता, ठीक है। क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाना था, इजी बन गया एक्चुअली, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। क्वेश्चन बनाना था डिफिकल्ट, ऐसा क्वेश्चन बनाना था जिसमें 2-3 ऑप्शन मतलब डिस्कस करने वाले होते हैं, बट ये क्वेश्चन बन गया आसान, क्वेश्चन आसान बन गया, इसमें एक्चुअली कुछ आ ही नहीं सकता। देखो है पता क्या, शुड मॉडल है, ठीक है, मॉडल्स के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ नहीं सकती डायरेक्ट, गलत, ठीक है। ये जो बीन हमने लिखा है मेन वर्ब है, जब हम बी को एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं तो ये लिंकिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब होने की वजह से इंट्रांसिटिव होती है, इंट्रांसिटिव होने की वजह से इसका पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो बी बीन हमने लिखा है पैसिव फॉर्म इसकी गलत है। अच्छा, हैव जो वर्ब होती है पोजीशन की वर्ब होती है, केयरफुल जो है ये पोजीशन नहीं है, ठीक है। केयरफुल क्या है, एडजेक्टिव है जो कि यू को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो इससे पहले कोई ना कोई लिंकिंग वर्ब आएगी, हैव लिंकिंग वर्ब होती नहीं है, तो ये ऑप्शन ऐसे गलत हो गया, एक ही आंसर हो सकता है हैव बीन, बस यही हो गया। और ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन इजी बन गया, ठीक है। चलिए अगले पे आ जाए। अरे छोड़ो भैया, बेकार की बातें मत करो, ठीक है, काहे के विश्वसनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बनाना पील हैज लेड ऑन द फ्लोर फॉर आवर्स, नहीं फॉर आवर्स, अच्छा, बट नो वन हैज स्लिप्ड ऑन इट येट। दैट बनाना पील हैज लेड ऑन द फ्लोर फॉर आवर्स बट नो वन हैज स्लिप्ड ऑन इट येट। अब देखो कोई पर्सन क्या कह रहा है, कोई पर्सन कह रहा है कि ये जो छिलका है बनाना का, ये केले का छिलका वहां पर फ्लोर पे कई घंटों से पड़ा हुआ है, ठीक है, बट नो वन हैज स्लिप्ड ऑन इट येट, लेकिन अभी तक कोई स्लिप नहीं हुआ, मतलब इंतजार कर रहा है कोई, बैठ के कोई इंतजार कर रहा है कि भाई स्लिप हो। The banana peel has laid on the floor for hours, but no one has slipped on it yet. Has been, really, ऐसे ही, has been laying, बढ़िया। देखो दो वर्ब्स हैं, मैं भी उनको क्लियर कर दूंगा कुछ और एग्जांपल्स के साथ में भी, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। एक वर्ब होती है ले और एक वर्ब होती है दे, मतलब दे नहीं होती, लाई होती है, मैंने ऐसे कह दिया, ठीक है। ये दो वर्ब्स हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब ज्यादा नहीं है बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और पेपर में इन पे बेस्ड कई बार क्वेश्चंस आते हैं। अब कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो तो खैर मैं भी बता दूंगा, लेकिन एक बार ना इनका बेसिक समझ लो अगर ना जानते हो। ले और लाई, ये दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि दोनों जो ले और लाई हमने लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके आगे की कहानी देखो, ले जो वर्ब है इसकी सेकेंड फॉर्म होती है लेड, ठीक है, थर्ड फॉर्म होती है लेड और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है लेइंग, ठीक है। लाई की सेकेंड फॉर्म होती है ले, थर्ड फॉर्म होती है लेन और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है लाइंग, LYING, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है और ये फोर्थ लिख दिया बट एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, ठीक है। ये इन वर्ब की फॉर्म्स है। अब ये जो वर्ब है ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और इन पे बेस्ट पेपर में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, हमें उनको सॉल्व करना होता है, तो हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व तो कर लेंगे, हम उन्हें सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले उनमें डिफरेंसेस क्या है, उनके बेसिक्स क्या है, एक बार वो समझ लेना। देखो सबसे पहला ये आ गया ले वर्ब जो होती है ना, ले का मतलब होता है टू पुट, किसी चीज को कहीं पर रख देना, मतलब रख देना, ले का मतलब ये होता है, ठीक है। और ये डूइंग वर्ब है, आइडिया अब मीनिंग से जाने के हो गए, ले का मतलब हो गया रख देना, तो इसका मतलब देयर मस्ट बी समवन हु डज इट, कोई ना कोई ऐसा रहेगा जो इस काम को करेगा, तो डूइंग वर्ब है। और डूइंग होने के साथ साथ में ट्रांसिटिव है, मेन बात ये ध्यान रखनी है कि ले एक ट्रांसिटिव वर्ब है, ये सबको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है लाई। अच्छा, लाई वर्ब जो होती है इसका मतलब एक देखो बच्चा कमेंट करके बता भी रहा है कि लाई का मतलब तुम में से कुछ ने पढ़ा होगा कि लाई का मतलब झूठ बोलना होता है, लाई का मतलब झूठ बोलना होता है।
हालांकि ये जो हमने लाई ले लेन लिखा ना, इसका मतलब झूठ बोलना नहीं होता, वो एक अलग वर्ब होती है। लाई, लाइड और लाइड, इसका मतलब झूठ बोलना होता है। ठीक है, इसे हम फिलहाल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम उन दोनों को डिस्कस कर रहे हैं। बाकी मैंने वहां पे लिख दिया, आप उसको ध्यान रखना। लाई, लाई, लाइड, उसका मतलब झूठ बोलना होता है। ठीक है, इस लाई का मतलब होता है रिक्लाइन। रिक्लाइन का मतलब होता है पड़ा हुआ होना, लेटा हुआ होना। ठीक है, लेटना, गिरना, पड़ना, पड़ा हुआ होना, ये इसके मीनिंग होते हैं। और ये हैपनिंग वर्ब है। अच्छा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑल हैपनिंग वर्ब्स आर इंट्रांसिटिव, सारी हैपनिंग वर्ब्स इंट्रांसिटिव होती हैं। ठीक है, तो ये जो लाई है ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, ये ध्यान रखना है। एक सबसे मेन पॉइंट जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो क्या है कि ये जो ले है ना, देखो यहां पे फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर सेकंड फॉर्म है। ठीक, अब फर्स्ट फॉर्म में ये वर्ड ट्रांसिटिव होती है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में इसका मतलब होता है किसी चीज को कहीं पर रख देना, डाल देना। सेकंड फॉर्म में ये वर्ब इंट्रांसिटिव हो जाती है, क्योंकि सेकंड फॉर्म में ले जो होता है वो लाई की सेकंड फॉर्म होता है, जिसका मतलब पड़ा हुआ होना होता है। ये जो ले फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म है ना, ये मेन कॉज ऑफ कंफ्यूजन है। मतलब मेन कॉज ऑफ कंफ्यूजन ये ले है, जो फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है। बाकी भी हैं, उनको भी समझेंगे। उसने लेट कर झूठ बोला, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, बट थोड़ी देर के लिए होल्ड पे कर लो। ठीक है, तो ये जब आता है आपको समझ में आ जाए कि ले लेड लेड होता है, लाई ले लेन होता है, ले वर्ब डूइंग है और वो एक ट्रांसिटिव वर्ब है, लाई वर्ब हैपनिंग है और अगेन ट्रांसिटिव वर्ब है। जब ये बातें समझ में आ जाएंगी, अब इन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे समझना है, ये मैं समझा देता हूं। देखिए, हमने लिखा दैट बनाना पील हैज लेड ऑन द फ्लोर फॉर आवर्स। तो यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ना, हमें इंट्रांसिटिव वर्ब की जरूरत है। वी नीड एन इंट्रांसिटिव वर्ब है। इंट्रांसिटिव वर्ब क्यों चाहिए? क्योंकि वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, ये ऑन प्रेपोजिशन है, द फ्लोर इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो हमें वर्ब इंट्रांसिटिव चाहिए। अब इंट्रांसिटिव वर्ब लेड तो होती नहीं है, तो इसको हटाइए और इसकी जगह लेन लिख दीजिए, ये आंसर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? दैट बनाना पील हैज लेन ऑन द फ्लोर फॉर आवर्स बट नो वन हैज स्लीप्ड ऑन इट येट। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसका आंसर लेन किया था? मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यही आंसर कमेंट किया था? जल्दी से एक बार बताएं। अरे भाई, तुम में से कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इसका आंसर लेन लिखा था? मतलब जिन्होंने यही आंसर कमेंट किया था जो मैंने बताया है। लेन कितनों ने बताया था? मुझे तो नहीं लग रहा ज्यादा का था, मुझे तो लग रहा है एक दो कोई था आंसर लेन। चलो ठीक है, लेन था, तो कुल मिला के आंसर हो गया। अब इस पे बेस्ड में दो चार क्वेश्चन और तुम लोगों को करा देता हूं, उनको भी ध्यान रखना। देखो, एक क्वेश्चन देखिए, द मैन वॉज लेन unconscious on the floor। एक सेंटेंस जो आपको सही करना है। दूसरा, the committee lay no stress on it at the last meeting। C, the thieves dash in the trap that dash by the police। ठीक है, इसके ऑप्शंस लिख देता हूं, ऑप्शन एक, लेड वॉज लेड। ठीक है, दूसरा, लेन
वॉज लेन, तीसरा ले वॉज लेन, चौथा ले वॉज लेड, पांचवा लेड वॉज लेड। ठीक है, लेड वॉज लेड हो गया और लेन वॉज लेड हो जाएगा। हाँ, लेन वॉज लेड नहीं लिखा ना कहीं, चलो लेन वॉज लेड। दिमाग साथ दे तो थोड़ा सा आंसर बताना, मतलब थोड़ा सा क्या, जो भी सही है वो बताना। देखिए मैं फिर से बता देता हूं यहां पर क्या करना है। भैया हम ही हैं चलते फिरते पुस्तक, बाकी तो कुछ नहीं है। अरे भैया ये तुम बेकार की कमेंट वमेंट मत किया करो, तुम मजा आ रहा है नहीं आ रहा है मैं उसके लिए नहीं पढ़ाता, ठीक है, अपने घर जाओ बेवकूफ किस्म के आदमी। कभी तुम्हें बोर्ड के कलर से मजा नहीं आता, कभी तुम्हें फॉन्ट साइज से मजा नहीं आता, कभी तुम्हें मतलब पीपीटी के डिजाइन से मजा नहीं आता, कभी तुम्हें टीचर की बात करने के अंदाज से मजा नहीं आता, ठीक है, कभी तुम्हें ऐसे पढ़ाने में मजा नहीं आता, वैसे पढ़ा। तुम घर जाओ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं मुझे पढ़ा लेने दो, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, बात खत्म हो गई। ठीक है, तुम्हें मजा आ रहा है नहीं आ रहा उसको गाओ मत, उसकी मतलब कोई उससे एडवर्टीजमेंट करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई माइंड, मैं अपने दिमाग को मतलब माइंड को चेंज नहीं करने जा रहा हूं। ठीक है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है अपने पास रखो, बेवकूफ किस्म के इंसान। हमें बड़ा मजा आ रहा है, हमें कतई मजा नहीं आ रहा। अरे भैया तुम्हारे मजे के लिए मैं थोड़ी पढ़ाता हूं, मैं इसलिए पढ़ाता हूं जो सिंसियर कैंडिडेट्स हैं, जो कुछ सीखना समझना जानना चाहते हैं, अगर उनको कुछ सीखने समझना जानने को मिल जाए, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू, तो फिर मैं हूं यहां पे। ठीक है, बाकी किसे मजा आ रहा है किसे नहीं मजा आ रहा है वो अपनी जेब में रखो। इनमेच्योरिटी के रिकॉर्ड तोड़े, मुंह उठाया आ गए यूट्यूब पर अंग्रेजी सीखेंगे। अरे भाई क्या यार, दिमाग खराब। आज यही खेलेंगे, आज वही खेलेंगे। अबे तेरी लैंग्वेज नहीं लिखते ससुर स्टूडेंट वाली है। हाँ तो चुपचाप मुंह बंद करके सीखो, तुम्हारे कर्म तो लगते नहीं है तुम्हारे, आया सीखने। चलो भैया इनके आंसर बताओ, दिमाग थोड़ा सा यूज करना, मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, बाकी तो आसान है। ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुम जैसा चाहोगे टीचर वैसा पढ़ाएंगे। अरे भैया हमें भी कुछ सही गलत समझ लेने दो, ठीक है, हमें भी समझ लेना कहां पर क्या कब कैसे करना है। ठीक है, मुंह उठाए। देखो पहला और दूसरा क्वेश्चन तो आसान है, ठीक है, पहला और दूसरा क्वेश्चन आसान है। द मैन वॉज लेन अनकॉन्शियस ऑन द फ्लोर, द कमिटी ले नो स्ट्रेस ऑन द लास्ट ऑन इट एट द लास्ट मीटिंग। ये दोनों तो इजी हैं। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हें थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करेगा। चल देखो सबसे पहले क्वेश्चन को देखें, हमने लिखा द मैन वॉज लेन अनकॉन्शियस ऑन द फ्लोर। अभी जो अनकॉन्शियस वर्ड हमने लिखा ना, ये एक एडजेक्टिव है, ये क्या कर रहा है, मैन की स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है, तो एडजेक्टिव है। अच्छा सबको पता होगा कि एडजेक्टिव्स ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते, ऑब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं बन सकते। खैर मुझे उस पर फिलॉसफी पे चर्चा नहीं करनी है, मुझे नहीं लगता उसके लिए सही समय या सही प्लेटफॉर्म है कि हम फिलॉसफी की बात करें, क्योंकि यहाँ पे बातों में कोई वजन नहीं रहता। ठीक है, सब अंत में खत्म वैसे ही हो जाना है, चाहे आप अच्छी बात करो चाहे बुरी बात करो, चाहे फिलोसफी समझो नहीं समझो, सब खत्म वैसे हो जाना है। तो अच्छी बात है उसको हम नहीं कहें। ठीक है, अभी जो अनकॉन्शियस वर्ड लिखा ना, ध्यान से देखो कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो अगर ये नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल में मैंने तुम्हें बता दिया कि अनकॉन्शियस एडजेक्टिव होता है जो स्टेट डिस्क्राइब करता है किसी न किसी पर्सन की। ठीक है, तो ये जो अनकॉन्शियस है ना, ये एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब क्या लिखना, इसका मतलब ये निकला कि इससे पहले जो आप वर्ब लिखोगे वो वर्ब इंट्रांसिटिव होगी, यही मतलब हुआ। ठीक है, तो वो वर्ब इंट्रांसिटिव होगी। गुरुदेव गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा तो खैर हो जाता हूं, हाँ गुस्सा तो हो जाता हूं कई बार। ठीक है, देखो
तो ये जो हमने वॉज लेन लिखा ना, ये इंट्रांसिटिव वर्ब होनी चाहिए। अच्छा, लेन वर्ब होती हुई इंट्रांसिटिव, अगर तुम्हें ध्यान रहेगा, अभी हमने पढ़ा था ना लाई ले लेन, तो लेन वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, तो इंट्रांसिटिव वर्ब आनी भी चाहिए, इंट्रांसिटिव लिखी हुई है। बट प्रॉब्लम पता है क्या, ये पैसिव लिखी हुई है, बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव होती है। अभी हमने पढ़ा था ना कि जब भी हम कोई वर्ब लिखते हैं बी प्लस थर्ड फॉर्म में, तो वो पैसिव होती है। तो लेन इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, पैसिव कहां से बन गया? ठीक है, तो अब हमें इसको एक्टिव बनाना पड़ेगा। एक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से पहले ये जानना पड़ेगा ये कौन से टेंस का पैसिव है। तो वॉज लेन जो लिखा हुआ ना, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव बनाना है। पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव बनाओगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी ले। ये आंसर, द मैन ले अनकॉन्शियस ऑन द फ्लोर। ठीक है मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता हूं। क्या करती पुलिस? ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। द कमिटी ले नो स्ट्रेस ऑन इट एट द लास्ट मीटिंग। अब देखो यहां पे समझना, ये जो नो स्ट्रेस हमने लिखा ना, ये नो डिटर्मिनर होता है, स्ट्रेस नाउन होता है। ठीक है, ये सारी बातें पढ़ाई जा चुकी हैं, सारी बातें पढ़ाई जा चुकी हैं। ठीक है, क्या डिटर्मिनर होता है, क्या फलाना होता है, क्या ढिमकाना होता है। तो नो स्ट्रेस जो हमने लिखा ना, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये ले वर्ब कैसी होनी चाहिए? ट्रांसिटिव होनी चाहिए। क्या ले वर्ब ट्रांसिटिव होती है? तो आंसर है हाँ भाई होती है, ले वर्ब ट्रांसिटिव होती है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में होती है। डिड बैक्ड वाले कमेंट करने वाले यही है ना? नहीं, ये नहीं है। ठीक है, देखो तो ये जो हमने ले लिखे ना बच्चे, ये वर्ब ट्रांसिटिव होती है, लेकिन ये कब होती है? फर्स्ट फॉर्म में ट्रांसिटिव होती है। फर्स्ट फॉर्म में जब हम इसे यूज करते हैं ना, तब ये ट्रांसिटिव होती है। ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो नहीं सकती, इसलिए नहीं हो सकती फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि यहां पे हमने लिखा एट द लास्ट मीटिंग। तो ये जो टाइम हम रेफर कर रहे हैं पास्ट का है, तो अगर टाइम पास्ट का है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अच्छा, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर ले को मान लोगे तो ये इंट्रांसिटिव हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा लाई की सेकंड फॉर्म ले होती है, लाई ले लेन। तो अगर ले वर्ब को हम एज अ सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं ना, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी तो फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, जबकि ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो हमें तो वर्ब ट्रांसिटिव चाहिए। तो हमें यहां पर चाहिए एक ट्रांसिटिव वर्ब जो सेकंड फॉर्म में हो। ले ट्रांसिटिव होती नहीं है सेकंड फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में होती है, तो इसकी जगह लिख दो लेड। ये आंसर। चलो बढ़िया। असल में पता क्या, ये गुस्से उस्से की बात नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं, मतलब पता नहीं क्या मैं कह रहा हूं। ठीक है, ये एक्चुअली मैं आज तक समझ ही नहीं पाया कि YouTube पे क्या पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, मैं आज तक वास्तव में समझ नहीं पाया। ये बहुत एक अद्भुत दुनिया है, एक अलवेली दुनिया है। ठीक है, और मैं इसको डिकोड नहीं कर पा रहा हूं। मजे की बात है कि मैं करना भी नहीं चाह रहा हूं, लेकिन किसी मजबूरी में कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अभी ऑफलाइन बंद है, तो मुझे ये पकड़ में नहीं आता ये सब होता है क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे सिखाया जाता है, क्या सीखना होता है, क्या सिखाया जाता है, ये मैं वास्तव में इट समटाइम्स कंफ्यूजन नहीं, ये मुझे बड़ा कंफ्यूज करता है। मेरा पता पढ़ाने का तरीका क्या, मैं आपको बताऊं, ओरिजिनली बताऊं। ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका है कि मैं चीजों की बहुत बारीकी खाल निकालना पसंद करता हूं। मतलब आप ये मानिए कि मैं किसी भी चीज की ना बहुत ज्यादा बारीकी खाल निकालना पसंद करता हूं। मेरी कोशिश ये होती है कि जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है ना, आप एक सिंगल क्वेश्चन को 1 घंटा पढ़ाओ, और उस एक सिंगल क्वेश्चन को 1 घंटा इस तरीके से पढ़ाओ कि उससे जो भी पॉसिबिलिटीज होती हैं, जो भी मतलब प्रोबेबिलिटीज होती हैं, जो भी रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट होते हैं, वो सारे क्लियर हो जाए। बट मैं देखता हूं कि ये तरीका ऑनलाइन में स्पेशली यूट्यूब पे शायद काम नहीं करता है। कि आप मान लो एक कॉन्सेप्ट को आप पढ़ोगे 1 घंटा, तो ऐसे मान लो आप एक चैप्टर पढ़ा रहे हो तो आपका चलेगा 4 हफ्ता। ठीक है, 1 महीना चलेगा। 1 महीना बच्चा, मतलब मैंने देखा कि कई बार होता नहीं है, मतलब रेगुलरिटी बहुत से बच्चे ऐसे मेंटेन नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये कोई मतलब गुस्सा उस्सा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो बेतुकी बात करोगे तो खींच दूंगा। ठीक है, अच्छा बुरा लगे अपनी जेब में रखना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें अच्छा लगा या बुरा लगा। तो ये, लेकिन हाँ है ऐसा थोड़ा सा, मतलब ये समझने में बड़ी दिक्कत होती है कि भाई क्या पढ़ना है बच्चे को। ठीक है, बच्चा क्वेश्चन आंसर ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन आंसर का आंसर बता के सेटिस्फाई भी कैसे करोगे? खुद को नहीं कर पाओगे ना, बच्चा तो लल्लू है, बच्चा तो कुछ भी मान लेगा। ठीक है, लेकिन आप खुद को कैसे करोगे? तो यही है, कोशिश मैं कर रहा हूं कि चीजों को थोड़ा सा ऐसा बनाया जाए कि वो अपना इफेक्ट भी लूज ना करें। मतलब देखिए, अगर इफेक्ट ही नहीं है तब तो फिर काम करने का कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो और उससे इफेक्ट कुछ आ नहीं रहा, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड है नहीं, तो फिर पढ़ने पढ़ाने का कोई फायदा भी नहीं। पढ़ने पढ़ाने का फायदा तभी है जब उससे इफेक्ट मिले, उससे रिजल्ट मिले। अच्छा,
रिजल्ट कैसे पता चलता है, क्वांटिफिकेशन उसका कैसे हो पाता है, ये बड़ा मतलब एक दिक्कत बन जाती है ऑनलाइन में कि आप ये जान नहीं पाते कि जो आपने पढ़ा है उसका रिजल्ट कहाँ है, क्वांटिफिकेशन नहीं हो पाता। बट ठीक है, सही है, चीजें ऐसे सीखते हैं। हमने कौन सा ऑफलाइन में पढ़ाने सीख लिया था पहले दिन से, वो भी तो धीरे धीरे पढ़ा के सीखे। ऑनलाइन में भी शायद ऐसे ही हो जाएगा, मतलब मान के तो मैं यही चलता हूं। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन लिखा द थीव्स डैश इन द ट्रैप दैट डैश बाय द पुलिस। अब इसमें पता है मेन चीज क्या है ध्यान रखने वाली, जिससे मतलब हमें मदद मिलेगी, वो क्या चीज है, ये बाय द पुलिस यहां पे लिखा हुआ ना, तो इससे आप एक चीज जान जाओ कि यहां पे वर्ब पैसिव आएगी। ठीक है, कैसे पता लगा पैसिव आएगी, ये जो बाय द पुलिस हमने लिखा, बाय प्रपोजिशन हम पैसिव में यूज करते हैं डूअर को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर हमने बाय द पुलिस लिखा तो इसका मतलब डूअर इसमें पुलिस है। अगर डूअर इसमें पुलिस है, ठीक है, तो ये दैट प्रोनाउन तो डूअर हुआ नहीं। अगर दैट प्रोनाउन डूअर नहीं है, डूअर कोई और है, तो जब कभी किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं कोई और डूअर हो तो वर्ब पैसिव लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पे वर्ब पैसिव आएगी। अब अगर वर्ब पैसिव आएगी तो ये वॉज लेन वाले आपके ऑप्शन गलत हो गए। क्यों गलत हो गए, क्योंकि ले वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, उसका पैसिव बनेगा नहीं। तो ये चार ऑप्शन देखो अपने आप गलत हो गए। इतना आसान होता है चीजों को अगर हम इस तरीके से देखें समझे, ठीक है। तो इंग्लिश इतनी आसान होती है। तो कुल मिला के पता क्या है, ये चार ऑप्शन अपने आप गलत हो गए, क्योंकि यहां पे जो आप वर्ब लिखोगे वो पैसिव होगी। लेन वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, उसका पैसिव बनेगा नहीं। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ठीक है, ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन गलत, ठीक है। वॉज लेड ही हम पैसिव में लिख सकते हैं, वॉज लेन नहीं लिख सकते। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे जिनमें से हमें अपना आंसर डिसाइड करना है, एक फिफ्थ और एक फोर्थ। इसमें लिखा ले, इसमें लिखा लेड। लेड वर्ब ट्रांसिटिव है, ले वर्ब इंट्रांसिटिव होती है सेकंड फॉर्म में। अब यहां देखो इन द ट्रैप लिखा हुआ ना, तो इन प्रेपोजिशन है, ट्रैप प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब के साथ में कोई ऑब्जेक्ट लिखा नहीं, तो वर्ब यहाँ पे इंट्रांसिटिव आएगी। अब लेड वर्ब तो होती नहीं है इंट्रांसिटिव, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपका, ये आंसर हो गया। तो आंसर हो गया ले और वॉज लेड। क्या सुना दें, शायरी। शायरी तो ससुर जब हम पढ़ते थे तब हमें नहीं आई, अब क्या से आएंगी। जब हम खुद स्टूडेंट थे तब तो हमें शायरी वारी आई नहीं, ठीक है। अब तो जब पढ़ाने लग गए तो अच्छा भी नहीं लगेगा शायरी सुनाते हुए, और अब तो खैर आएंगे भी कहां से। हाँ, तीनों सही हैं सर मेरे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, तीनों सही है। आगे आ जाओ, वापस चलें क्वेश्चन पर। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसको लेकर सारी हमने माता बच्चे शुरू किए थे कि हैज लेट जो हमने लिख रखी है वर्ब है ट्रांसिटिव, लेट ट्रांसिटिव वर्ब होती है, लेकिन वर्ब जरूरत है इंट्रांसिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो हमने लेट हटाया और लेन लिख दिया। नेक्स्ट देखो मिर्चा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शन ए विल बी द आंसर, लेड वॉज लेन। आई मीन चलो आंसर बताओ। ही डैश नॉट द हार्ट और स्पिरिट लेफ्ट टू जॉग बैक। जॉगिंग, जॉग को अगर लेकर कोई बच्चा कंफ्यूज कर जाए तो जॉग का मतलब होता है वॉकिंग, जैसे जॉगिंग करते हैं ना, दौड़ते हैं, ठीक है। इसका आंसर बताओ। जैसे हमने लिखा ही डैश नॉट द हार्ट और स्पिरिट लेफ्ट टू जॉग बैक, मतलब उसमें भी इतनी स्पिरिट नहीं थी कि वो घर वापस जा पाता, मतलब जॉगिंग करके घर वापस जा पाता। हाँ, अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है मैं आपको बताऊं। सब्जेक्ट ही है तो पहले ब्लैंक में हेल्पिंग वर्ब आएगी, दूसरे में मेन वर्ब आएगी, ये तो कंफर्म है, ठीक है। सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो उसके साथ में डू हेल्पिंग वर्ब लिख नहीं पाओगे, गलत हो गई, ठीक है। अगर हैड को हेल्पिंग वर्ब बना लोगे तो उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, क्योंकि हैव हैज के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, हैज थर्ड फॉर्म नहीं है, ऑप्शन गलत है, ठीक है। डिड को अगर हेल्पिंग वर्ब बना दोगे तो डिड के साथ में वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म आती नहीं, फर्स्ट फॉर्म आती है, जो हैड लिखा है ये गलत है, ये आंसर। अगर ये भी किसी ने गलत कर दिया है ना, नहीं किया, चलो बढ़िया, अच्छी बात ये कि ये किसी ने गलत नहीं किया। नेक्स्ट देखो,
Why did he not approach the police immediately will now remain a mystery for the whole world. अब हमने कहा कि उसने पुलिस को अप्रोच क्यों नहीं किया तुरंत ही, ये अब पूरी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री रहेगी, मतलब ये एक सवाल रहेगा सबके लिए। बताओ भैया इसका आंसर। स्पेशल तो नहीं है लेकिन हाँ क्वेश्चन तो है। What is the answer to this question? Why did he not approach the police immediately will now remain a mystery for the whole world. आंसर बता दो, सेंटी ना करो, ठीक है। अब देखो इसका आंसर यह है कि हमें लिखना पड़ेगा why he did not approach the police immediately, ठीक है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अभी मैं एक दो एग्जांपल से और भी समझा दूंगा, लेकिन पहले इसको ऐसा समझना। ये जो हमने लिखा ना विल नाउ रिमेन अ मिस्ट्री फॉर द होल वर्ल्ड, ये ध्यान से देखो एक प्रेडिकेट है, ये एक प्रेडिकेट है कि विल नाउ रिमेन अ मिस्ट्री फॉर द होल वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया के लिए अब एक रहस्य रहेगा। क्या रहेगा रहस्य भाई पूरी दुनिया के लिए? तो ये लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट इसका, ये स्टेटमेंट जो है ना वो सब्जेक्ट है। अगर ये स्टेटमेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। अच्छा देखो ये क्लॉजेस व्लॉजेस ये सब हम पढ़ चुके हैं और ये सब तुम लोगों को पता होगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, ये सब पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। ठीक, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हमेशा असर्टिव फॉर्म में लिखा करो। मेन पॉइंट जो यहां से हमें ध्यान रखना वो ये है कि अगर हम कभी भी कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस में लिखते हैं तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हमेशा ही असर्टिव फॉर्म में लिखी जाती हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हमेशा ही असर्टिव फॉर्म में आती हैं। असर्टिव फॉर्म वो होती है जिसमें पहले सब्जेक्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आती है, ठीक है। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा व्हाई ही डिड नॉट अप्रोच द पुलिस इमीडिएटली, कि उसने तुरंत पुलिस को इमीडिएटली उसने पुलिस को अप्रोच क्यों नहीं किया। तो सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी, ये हमें लिखनी पड़ेगी असर्टिव फॉर्म। अच्छा अब कई बार बच्चा ये सोचेगा भाई WH फैमिली वर्ड लिखा तो उसके साथ तो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो उसको ना ये, हालांकि ये बात कंफ्यूज करनी नहीं चाहिए क्योंकि हम बेसिक्स वगैरह पढ़ चुके हैं इस बैच में, तो ये बात अब तक समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन फिर भी मान लो किसी को नहीं समझ में आई किसी कारण से, मतलब कोई भी कारण हो सकता है, उसको कंफ्यूज कर रही है, तो देखो यहां से समझ लेना। मैंने एक सेंटेंस लिखा व्हेन द मैच विल बिगिन, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा व्हेन विल the match begin is not known to me, ठीक है। दूसरा when will the match begin, we shall switch the TV on. एक मिनट ये थोड़ा सा ये गलत हो गया, ये लास्ट वाला एग्जांपल नहीं लिखना है, ये गड़बड़ कर देगा, छोड़ हटा। ये दोनों देखो, पहले इनसे समझ लेते हैं फिर मैं एक एग्जांपल और लिख दूंगा। अबे इतने शुद्ध हिंदी के वर्ड कहां से लाते हो तुम लोग, वास्तव में शर्मिंदा करते हो कई बार, मतलब हम भी हिंदुस्तान से ही हैं, मतलब हमें ऐसे शब्द भूल जाते हैं। अब देखो इन दोनों सेंटेंसेस में सबसे पहले एक डिफरेंस समझना कि सेंटेंस ए जो है ना ये एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस बी जो है ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, ये जो हमने लिखा है व्हेन विल द मैच बिगिन, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, इसका अपना प्रेडिकेट है इज नॉट नोन टू मी।
जैसे हमने कहा भाई इज नॉट नोन टू मी, कि मुझे नहीं पता। अब क्या नहीं पता मुझे, व्हेन विल द मैच बिगिन, कि मैच कब शुरू होगा ये मुझे नहीं पता। तो ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जिसको हमने उस प्रेडिकेट के लिए सब्जेक्ट बना के लिख रखा है। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हमेशा ही असर्टिव फॉर्म में लिखा करो। असर्टिव फॉर्म वर्ब की वो होती है जिसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है वो आती है, ठीक है। तो ये जो विल हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी ना, ये आपको सब्जेक्ट के बाद लिखनी पड़ेगी। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, व्हेन द मैच विल बिगिन, ठीक। अब इसमें आ जाओ, यहां पर ये जो व्हेन हमने लिखा है ये आपका क्वेश्चन वर्ड है और ये सिंपल सेंटेंस है, ये कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है। और ये देखो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। तो अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो सिंपल सेंटेंस में, तो जो आपका सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब उससे पहले आएगी, तो जो विल है इसको पहले लिखो। अब ये छोटा सा डिफरेंस अगर तुम समझ सकते हो, अच्छी बात है, समझना भी चाहिए। नहीं समझ सकते हो फिर तो भाई क्या ही कर सकता हूं मैं, क्योंकि ये सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी है, इस बैच में सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं, ठीक है। तो when will the match begin and when the match will begin, ये दोनों सही हैं। अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो आपको असर्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और अगर ये एक क्वेश्चन है तो आपको इंटरोगेटिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बस यही छोटी सी बात है। चलिए क्वेश्चन पे वापस आ जाए। देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो इसमें क्या था, ये जो हमने लिखा ना, व्हाई डिड ही नॉट अप्रोच द पुलिस इमीडिएटली, ये पूरा स्टेटमेंट जो है ना, ये पूरा स्टेटमेंट एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जिसको हमने इस प्रेडिकेट के लिए सब्जेक्ट बना के यूज कर रखा है। ये प्रेडिकेट है और ये इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट है। अब चूंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो असर्टिव फॉर्म में आएगा। असर्टिव फॉर्म में हेल्पिंग और सब्जेक्ट के बाद आती है, तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा, व्हाई ही डिड नॉट अप्रोच द पुलिस इमीडिएटली, ठीक है। देखो कायदे से होता तो यही है कि मतलब हमें क्वेश्चन क्या है उसका आंसर क्या है, इसके बजाय हमें यह समझना चाहिए कि आंसर वही क्यों है बाकी क्यों नहीं है, ठीक। चलो ये हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आ जाओगे। ही मस्ट हैव डैश दैट न्यू बाइक फ्रॉम हिज नेबर। ये इतना शुद्ध हिंदी लिख लिख के आंसर बताओ। हरिओम, बारोड आएगा रियली। अब देखो ये जो लेंट है, गिव है, बारो है, सोल्ड है, इन चारों वर्ब में अब एक चीज देखना, जब हम कोई चीज, लेंट का मतलब होता है उधार देना एक्चुअली। जैसे कोई भी पर्सन है, अगर वो किसी चीज को उधार देगा तो किसी और को, अगर बेचेगा तो भी किसी और को, देगा तो भी किसी और को। तो अगर हम गिव वर्ब लिखें, लैंड वर्ब लिखें या सेल वर्ब लिखें, तो जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज किसी को दी है या उधार दी है या बेची है, तो जो भी पर्सन है जिसको वो चीज मिली है उसके साथ में प्रीपोजिशन टू लिखनी पड़ेगी। यहां देखो प्रीपोजिशन फ्रॉम लिखी है। प्रीपोजिशन फ्रॉम कब लिखी जा सकती है, जब हम किसी से कोई चीज लें, टेक, या जब हम किसी से उधार लें, बोरो, या जब हम किसी से कोई चीज खरीदें, बाई करें। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम किसी से कोई चीज ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तब तो उस पर्सन के साथ में फ्रॉम आएगा क्योंकि वो ओरिजिन पॉइंट है। लेकिन अगर चीज हम किसी को दे रहे हैं, मतलब उधार दे रहे हैं या बेच रहे हैं, तो वो जो पर्सन है जिसको वो चीज दी जा रही है उसके साथ में प्रीपोजिशन टू आएगी। तो ये जो फ्रॉम प्रीपोजिशन है ना, इससे अपने आप क्लियर है कि इसमें बोरो के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आ नहीं सकता, ठीक है। अगर वहां पे फ्रॉम नहीं लिखा होता, टू लिखा होता, मान लो थोड़े समय के लिए मान लो कि वहां पे फ्रॉम की जगह लिखा होता टू हिज नेबर, तो फिर क्या होता, गिवन भी आ सकता था, लेंट भी आ सकता था, ठीक है, सोल्ड भी आ सकता था, अगर वहां पे फ्रॉम की जगह लिखा होता टू। बट फ्रॉम लिखा हुआ है तो लेंट आ नहीं सकता, गिव आ नहीं सकता, सोल्ड आ नहीं सकता, एक ही ऑप्शन आ सकता, बोरोड, बिकॉज ऑफ फ्रॉम, केवल फ्रॉम की वजह से और किसी वजह से नहीं। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फ्रेंड यूज टू वेयर ट्रेंडी गियर बट इट जस्ट लुक्ड रिडिकुलसली। अरे आंसर बताओ भैया एक बार। My friend used to wear trendy gear, but it just looked ridiculously. ट्रेंडी गियर देखिए, गियर जैसे चश्मा वगैरह होता है, ये सब चीजें जो मतलब होती हैं इसको गियर कहा जाता है, ठीक है। हाँ, जैसे लोग नहीं होते अपने डेकोरेशन के लिए बहुत सी चीजें यूज करते हैं, घड़ी हो गई, चश्मा हो गया, दुनिया भर की चीजें सजावटी होती है, इंसान यूज करता है। और ट्रेंडी का मतलब होता है तो ट्रेंड में हो, ठीक है, बढ़िया। देखो यहां पे जो लुक है ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। हमने ये पॉइंट पहले भी डिस्कस कर रखा है कि लिंकिंग वर्ब्स के बाद में कॉम्प्लीमेंट लिखे जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं। रिडिकुलसली ध्यान से देखो, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब है, तो एडवर्ब इसका कॉम्प्लीमेंट बन नहीं सकता, एडजेक्टिव लिखो रिडिकुलस। ये एक छोटा सा पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान रखना है कि लिंकिंग वर्ब्स के बाद में एडजेक्टिव्स का यूज मत किया करो, मतलब सॉरी एडवर्ब्स का यूज मत किया करो। एक एग्जांपल से और समझना, द मैन, ठीक है, बिहेव्ड, द मैन बिहेव्ड ऑकवर्ड, ठीक है। दूसरा, द मैन seemed awkwardly। बताओ कौन सा सही कौन सा गलत। द मैन बिहेव्ड ऑकवर्ड, द मैन बिहेव्ड ऑकवर्डली, सॉरी seemed awkwardly। यूज टू, ये आपका यूज टू मॉडल हो गया, ठीक है, और वेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अभी चिंता मत करो, अभी हम फाइनाइट वर्ब की फॉर्म्स डिस्कस कर रहे हैं ना, अब इसके बाद में मॉडल्स के भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी वो मोस्ट प्रोबेबली मॉडल्स की होगी, उसमें मॉडल्स के यूजेस डिस्कस करेंगे। लिंकिंग वर्ब को पहचानने में दिक्कत होती है। देखो लिंकिंग वर्ब मैंने आपको पढ़ाई तो थी बेसिक्स में, यही यूट्यूब की एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि पढ़ा सब कुछ दो बट उससे फायदा कुछ नहीं होता, ठीक है। अभी जब हमने बेसिक्स ऑफ वर्ब्स स्टार्ट किया बच्चे, उसी में लिंकिंग वर्ब्स को मैंने डिटेल में पढ़ाया। चलो अभी बता दूंगा, 1 मिनट लगेगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। देखिए ये जो बिहेव है ये एक्शन वर्ब है, बिहेव करना एक एक्टिविटी है। सीम जो है ये स्टेट डिस्क्राइब करने वाली वर्ब है और ये लिंकिंग वर्ब है, ये कोई एक्टिविटी नहीं है, दिखाई पड़ना कोई एक्टिविटी नहीं है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आएंगे, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हो सकते हैं। ऑकवर्डली एडवर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट बन नहीं सकता तो हमने इसकी जगह एडजेक्टिव लिख दिया ऑकवर्ड, ठीक है। बिहेव एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब्स के बाद में या तो उनके ऑब्जेक्ट आते हैं या एडवर्ब आते हैं। ऑकवर्ड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट बन नहीं सकते, एडवर्ब ये होता नहीं है तो इसकी एडवर्ब फॉर्म लिख दो ऑकवर्डली। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूं आज। ये देखो अगर दिक्कत वास्तव में तुम्हें जेन्युइन होती है पहचानने में तो लो मैं बता देता हूं, एक बार फिर से देख लो लिंकिंग वर्ब्स। और अगर सोच रही हो कि नहीं हमने क्लास पढ़ ली थी और उसके बाद भी हमें दिक्कत होती है, तो देखो उसके बाद तो फिर क्या बताऊं मैं आपको। देखो बी की फॉर्म्स को जब हम यूज करते हैं, बी की फॉर्म्स होती है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बिंग, जब हम उनको सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो लिंकिंग वर्ब होती हैं, ठीक है। बिकम लिंकिंग वर्ब, बिकम ये लिंकिंग वर्ब होती है, ठीक है। गेट, गो, ग्रो, फील, स्मेल, टेस्ट, लुक, सीम, अपीयर, स्टे, टर्न, रिमेन, ठीक है, कीप, रीच, प्रूव, साउंड, एक्सेट्रा। अब ये इंग्लिश की कुछ गिनी चुनी लिंकिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। बी, बिकम, गेट, गो, ग्रो, फील, स्मेल, टेस्ट, ठीक है।
लुक, सेम, अपीयर, स्टे, टर्न, रिमेन, कीप, रीच, प्रूव, साउंड। ठीक है। ठीक है। अब देखो रह गई बात ये, अब इस मैं ये सब पढ़ा चुका हूं, तुम लोग मेरे से दोबारा ये सारी चीजें लिखवा रहे हो वास्तव में। अब वो एक कहेगा कि सर आप बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाते हो। मैं करूं क्या, अबे मैंने पढ़ा दिया, मैंने समझा दिया, लेकिन चलो। यूज टू, यूजिंग विद, डूइंग, हैपनिंग, स्टेटिव के साथ ही यूज होते हैं ना। प्लीज टीच एन स्टाइल। स्टाइल से भैया रुक जाओ भी, ठीक है। स्टाइल सब उधार चला गया आजकल, ठीक है। तो ये आपकी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। दिक्कत पता क्या होती है, दिक्कत ये है कि इनमें से कुछ वर्ब ऐसे भी होती हैं जो एक्शन भी होती हैं। जैसे मैं वो बताऊं, गेट है, गो है, ग्रो है, फील है, स्मेल है, टेस्ट है, टर्न है, अपीयर भी है वैसे, ठीक है, लुक नहीं है, कीप है, रीच है, प्रूव है, साउंड है। अभी जो वर्ब्स मैंने सर्कल कर दिए ना, ये ऐसी वर्ब्स हैं जो एक्शन भी होती हैं। वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, तो आपको उसके लिए पहचानना पड़ता है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको लिंकिंग वर्ब्स वगैरह सब बता दी गई पहले। तो ध्यान ये रखना है कि लिंकिंग वर्ब्स जो होते हैं इनके बाद में कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव्स होते हैं, हाउ के रिप्लाइज होते हैं, एडवर्ब होते हैं, तो उनका यूज इनके बाद में मत किया करो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो लुक है ना, ये तो हमेशा लिंकिंग वर्ब ही होती है, ध्यान रखना। तो इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव तो बन सकते हैं, एडवर्ब नहीं बन सकते। तो ये जो रिडिकुलसली लिखा ये गलत है, इसकी जगह आप रिडिकुलस लिख दीजिए। चलो बाकी मैं अगली क्लास में कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा डिटेल में कॉन्सेप्ट को इसको कवर कर लें। आज तो खैर टाइम भी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आवर टीम हैज डैश $30 million इनटू द प्रोजेक्ट। आंसर बताओ। देखो देखो देखो, ये जो सिंक वर्ब होते हैं ना, यहां पे बच्चे सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, सिंक, सैंक और संक, ये इस वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। सिंक हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सैंक हो गई सेकेंड फॉर्म और संक हो गई थर्ड फॉर्म। इसके अलावा इनकी एक और भी फॉर्म होती है, वो कॉन्सेप्ट अभी मैंने पढ़ाया नहीं आप लोगों को, आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे वो लिखा ना संकन, तो संकन भी होती है। लेकिन ये संकन जो वर्ब होती है ना, ये मेन वर्ब नहीं होती है, ये पास्ट पार्टिसिपल होती है, जिसका यूज सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव किया जाता है। ये ध्यान रखना, वो कॉन्सेप्ट आने वाली क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी वो डिस्कस हुआ नहीं है फिलहाल में। अब देखो, ये हैज हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, तो हैज हेल्पिंग वर्ब के साथ तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आ सकती है, ठीक है। तो एक ऑप्शन हो गया ऑलरेडी संक, एक हो गया संकन। संकन आप लिख नहीं पाओगे क्योंकि संकन एडजेक्टिव होता है, वर्ब नहीं होती, ठीक है। हैज लिख रखा है तो उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये जो इज लिखा हुआ है गलत है, इज आप लिख नहीं पाओगे हैज के बाद में, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक। आपके दो ऑप्शन है, या तो लिखो हैड ऑलरेडी बीन संक या लिख दो ऑलरेडी संक। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये है एक्टिव वर्ब, ठीक है, और ये है पैसिव वर्ब, ठीक। सब्जेक्ट हमारा डूअर है, क्योंकि देखो ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन पता नहीं बच्चों को अजीब क्यों लगते हैं जब मैं उन्हें बताता हूं। मतलब छोटा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जब मैं बच्चों को बताता हूं तो उसे बड़ा अजीब लगता है। अब मैं समझ नहीं पाता कि, चलो खैर अजीब लगेगा अलग बात है। देखो ये जो तुम यहां पे वर्ब लिखोगे ना, ध्यान से देखो, उसका तो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ $30 million। किसी भी वर्ब के बाद में अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए वो वर्ब आपकी एक्टिव वॉइस की है, एक्टिव वॉइस की, ठीक है। पैसिव में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सबको पता है। पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो अगर किसी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो आप ऐसे समझ जाइए वर्ब एक्टिव वॉइस में आएगी। तो ये देखो $30 million ऑब्जेक्ट लिखा हुआ ना, तो वर्ब आपकी एक्टिव वॉइस में आएगी। एक्टिव वॉइस का मतलब ये आंसर हो गया, गलत हो गया, ठीक है। चलो अब टाइम हो गया, फिर मेरी एक क्लास भी होती है 7:15 बजे ऐप पर, मैं उसकी तैयारी करता हूं, ठीक है। और आप लोगों को कल मिलते हैं, कल से शायद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके मॉडल्स, ठीक है। तब तक आज के लिए बाय एवरीबॉडी, फिर मिलते हैं कल, है सही रहेगा।
आपसे पढ़ना और पढ़ते रहने का मन होता है। बढ़िया, मेरा भी यही मन होता है। ठीक है, फिलहाल मैं आज के लिए बाय एवरीबॉडी, थैंक यू, टेक केयर।